आप सभी तो आप सभी का स्वागत है आप अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे, आपको पता होगा, पिछली दो तीन क्लास आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, जिसमें हमने प्रस्तावना पे चर्चा की थी, भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख वाद हैं उस सारी चीज़ों पे चर्चा की। फिर हम लोग प्रस्तावना पे चर्चा किए। फिर उसके बाद आपके जो है लगभग अभी पिछले टाइम में जो अनुच्छेदों के बारे में बात होनी थी शुरुआत, इसके पहले हमने संविधान सभा पे बात किया। तो अब हम आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में, कैसे अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, लगातार इसको बढ़ाएंगे। भाग 1 के बारे में आज चर्चा करेंगे। बात तो यदि हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में लगभग टोटल कुल मिला के भाग, संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 395। कहीं कहीं जो लोग कहते हैं 448 है, वो का और ख मिला के है, लेकिन वो भी कुल अगर यदि आप बात करें तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल जो संविधान हमारा था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में, संविधान के अनुच्छेद भाग 1। भाग 1 भारतीय संविधान का, इसमें भाग 1 में बात की गई है राज्यों के बारे में कि राज्य क्या है, कैसे इसके डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। जो हमारा भारत है उसमें लगभग वर्तमान में आप देखिए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अभी आपको दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है, जो पहले अलग थे। अभी आपने देखा लेह और जम्मू कश्मीर, जो वहाँ पे राज्य था, उन दोनों को अलग अलग करके यूटी बना दिया गया है 31 दिसंबर 2019 से। तो अब वर्तमान में भारत में जो है 28 स्टेट, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यही इन्हीं सभी को मिला के एक पूरा भारत बनाया गया है, और यही आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें अनुच्छेद 1 में कि कैसे भारत के इसमें कौन कौन शामिल होगा, वह व्यक्ति इसमें होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, क्षेत्र में जन्मा हो, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, नंबर 3 ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारे यहाँ जो है फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ यूनियन है। हमारे यहाँ शामिल तो लोग हो सकते हैं, लेकिन अलग होने का कोई नहीं है। भारत के राज्यों में जो शामिल कर लिए गए, चाहे वो देशी रियासतें हों, चाहे भारत के राज्य हों, जैसा कि आपको पता होगा 3 रियासतें नहीं शामिल हो रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। वो सारी चीज़ों जो अभी हम शामिल हुई, लेकिन वो शामिल होने के बाद आज भी वो अलग होने का स्वतंत्र नहीं है। जैसे यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे वो कोलैबोरेशन है, वहाँ पे जब वो चाहे स्वतंत्र रूप से अलग हो सकती हैं। 50 राज्यों का संघ है, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हमारे यहाँ शामिल हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग होने का अधिकार नहीं है। उसी तरह इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में जो जन्मा है वो भारतीय राज्यों के संघ में आएगा। जो पहली अनुसूची जो हमारे राज्यों के भारत राज्यों का संघ होगा, इसी की पहली अनुसूची है, उसमें विनिर्दिष्ट है, वो आएगा। और ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा अर्जित किए गए हैं, जैसे आपको पता होगा सिक्किम हमारे यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा पहले उसको नहीं प्राप्त था। जब हमारे यहाँ 30 अप्रैल 1975 को उसको शामिल किया गया अनुच्छेद 2 में, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत उसको सबसे पहले शामिल किया गया 35वें में, और 36वें में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया संशोधन करके। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
दिया गया। ये जो बात हुई ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 ये हो गया। अब यदि हम अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 की बात करें यदि हम, अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, राज्यों की प्रवेश व स्थापना, यदि भारत सरकार किसी क्षेत्र को अर्जित करती है जैसे सिक्किम, तो वहां के जो सभी नागरिक हैं उनकी नागरिकता भारत देगा, भारत की नागरिक हो जाएंगे वो। जैसे आपको पता होगा जो सिक्किम है पहले कब्जे वो पुर्तगाल के कब्जे में था, फिर वो आज़ाद हुआ, तो हमारे यहाँ जो सिक्किम है तो उसके बाद वहाँ पे उनको जो नागरिकता है, जो वहाँ के लोग हैं, जब शामिल हो गया भारत में तो उनको भारतीय नागरिकता मिल गई। तो इसी तरह इसमें कहा गया अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना की, नए राज्यों के जो प्रवेश होंगे उनकी स्थापना की बात हमारा अनुच्छेद 2 करता है कि नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना की बात करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। यदि बात करें अनुच्छेद 3, इसमें क्या है कि नए राज्यों के प्रवेश, उनकी सीमा का बढ़ाना, एरिया बढ़ाना, घटाना। इसमें केवल कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना होगी, और इसमें क्या कहा गया है, यदि उनके क्षेत्र की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, शामिल करना है, नया बनाना है, तो ये सभी संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसको प्रस्ताव पारित करा के इसको बना सकती है। अनुच्छेद 3 के माध्यम से कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, क्षेत्र की सीमा में विस्तार करना है, नया राज्य बनाना है। ये सारी बातें अनुच्छेद 3 में कही गई। और अनुच्छेद 2 में यही कहा गया है कि नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना, यदि कोई नया राज्य बनेगा तो उसको शामिल करेगा, अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। जैसा कि आपका सिक्किम आपका सबसे पहले किया गया था अनुच्छेद 2 के तहत, कि वहाँ की नागरिकता, वहाँ के सारे लोगों को जब शामिल कर लिया गया तो भारत की नागरिकता उन सभी को मिल गई थी। तो ये रहा आपका अनुच्छेद 3 की बात। अनुच्छेद 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 4, इसमें क्या गया, अनुच्छेद 1 व 3 के तहत पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट के तहत राज्य जो अनुच्छेद 1 में शामिल है वही अनुसूची, कहा गया है कि इसके तहत जो यदि संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये संविधान संशोधन विधि नहीं माना जाएगा। यदि इसके माध्यम से हम संशोधन करते हैं और किसी राज्य की सीमा को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसमें जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। जैसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है, ठीक है। इसमें संविधान में क्या गया, संविधान संशोधक नहीं माना जाएगा, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। तो ये था आपका भाग 1 की चर्चा थी, जिसमें भाग 1 की बात हुई। भाग 1, अब भाग 2 की यदि बात करें तो भाग 2 हमारा क्या कहता है, वो नागरिकता के बारे में कहता है, नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक की बात है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमारे संविधान में जो वर्णित है वो नागरिकता की बात वर्णित है। तो इसमें कहा गया है कि नागरिकता कैसे हमें मिलेगी। सबसे पहले नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण एवं पंजीकरण के आधार पे,
स्वेच्छा से ग्रहण करना भारतीय नागरिकता, जाति एवं विवाह। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, जाति के आधार पे, विवाह के आधार पे। और हमारी नागरिकता समाप्त कैसे होती है? या तो देशद्रोह हो गया हो, या कोई देशद्रोह यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो, तब चली जाएगी नागरिकता। समापन का तरीका ये है, शामिल हो। यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि दूसरे देश की नागरिकता शामिल कर ली है, तो ये नागरिकता कैसे हमें मिलेगी, ये तरीका है। नागरिकता के समाप्त होने के ये तरीके, किस तरीके से हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है, अनुच्छेद चर्चा करते हैं अनुच्छेद 5 में। और जो नागरिकता बनी रहेगी, ये डिसीजन हमारी संसद देगी, नागरिकता में कैसे कैसे संशोधन होंगे, कैसे कैसे इसमें चेंजेस आएंगे। यदि हम बात करें अनुच्छेद 5 की, से पहले तो नागरिकता किनको किनको मिलेगी, यह अनुच्छेद 5 में चर्चा की गई है। जो व्यक्ति भारत की आजादी के बाद आजादी के 19 जुलाई 1948 जो व्यक्ति भारत की आजादी के बाद 19 जुलाई 1948 तक भारत के राज क्षेत्र में रहा हो, उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। सबसे पहले ये कहा गया है, जो 19 जुलाई 1948 तक यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। स्वीकार कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वह भारत में मामूली तौर पर आजादी के बाद, यदि आजादी के बाद मामूली तौर 5 वर्षों से निवास कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो भारत के राज क्षेत्र में रह रहा है, जो व्यक्ति, जो मामूली जिसके माता पिता या मातामही या पितामही भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। या जो मामूली तौर पर आज़ादी के बाद से मामूली तौर पर प्रारंभ से कम 5 वर्ष तक भारत में रहा, उसको आज नागरिकता मिलेगी। ठीक है। यदि बात करें इसके बाद, जो अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता का समाप्त होना। यदि कोई व्यक्ति जो भारत में रहा है और भारत की आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चला गया 19 जुलाई 1948 के बाद, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 5 रहा। फिर ये अनुच्छेद 6 रहा कि उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 हो गया। फिर बात करें अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 कहता है, भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता। भारत को प्रव्रजन करने वाले मतलब जो व्यक्ति भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत में आए 19 जुलाई 1948 के बाद, यदि आज़ादी के बाद से 19 जुलाई 1948 तक भारत में रहे हों तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारत की नागरिकता दी जाएगी।
जो हमारा अनुच्छेद 8 कहता है, ओसीआई कार्ड धारक, पीआईओ और एनआरआई के नागरिकता संबंधी अधिकार। जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, इनको भारत में पासपोर्ट बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय नागरिकताओं में उद्भव में कुछ नागरिकताओं का बना रहना, जिसमें पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। जो ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2005 में ओसीआई कार्ड धारक वो होते हैं जो भारत के बाहर, भारत में 26 जनवरी 1950 से भारत में नागरिक बनने योग्य थे, परंतु वो विदेश चले गए, तो वो ओसीआई कार्ड धारक हैं। उन्हें पासपोर्ट लेने का भी अधिकार होगा, उनको आपके यहाँ मकान बनवाने का अधिकार होगा, डीएल लेने का अधिकार होगा, लेकिन उनको वोट देने और सरकारी नौकरी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। भारत के सर्वोच्च पद पे वो नहीं आ सकते। जो हमारे यहाँ पीआईओ कार्ड है, जिनको पर्सनल इंडियन ऑफ ओरिजिन कहते हैं, पीआईओ कार्ड धारक, उनको क्या कहा है सरकार ने, वो भी है जो भारत, उनको भी और जो ओसीआई कार्ड धारक है, दोनों को सेम सब, मतलब सारे प्रॉफिट, सारे लाभ जो है सेम मिलेंगे। वो भी जमीन ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं, केवल सरकारी नौकरी का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन जो एनआरआई होते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा भारत के भारतीय मूल के होते हैं, उनको भारत सरकार ने कहा है कि ये जो व्यक्ति भारत में रहेंगे उनको मत देने का भी अधिकार होगा। वो भारत की जो अर्जित आय है, जो भारत में उनकी अर्जित आय है, उस पर टैक्स देंगे और किसी पे नहीं देख सकते। वो वयस्क मताधिकार भी कर सकते हैं भारत में, अगर यदि भारत में जो 188 दिन तक विदेश में और भारत में 188 दिन तक विदेश में रह रहे हैं और शेष दिन भारत में रह रहे हैं, वो एनआरआई कैटेगरी में आते हैं भारत में। और इन्हीं के उपलक्ष्य में हर साल वर्ष 2019 वर्ष जो है 1915 से, जहाँ जब भारत में महात्मा गांधी जी दक्षिण अमेरिका से आए थे, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। तभी से भारत में अब जो है, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, इन्होंने 2-2 वर्ष पे इसको कर दिया। जो भारतीय प्रवासी दिवस है 9 जनवरी को हमारे यहाँ मनाते हैं, हर 2 वर्ष पे मनाते हैं। तो ये इन्हीं के लिए, इन्हीं के सम्मान में, क्योंकि इनके जो योगदान है हमारे भारत के प्रति, भारतीय प्रवासियों के जो एक तरह से टैक्स है, सारी चीजों पे हमारे यहाँ जो इनका योगदान है, उन्हीं सबको याद करने के तौर पे हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 8। और यदि हम अनुच्छेद 9 की बात करें, तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता जो त्याग हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति जो किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो भारत की उसकी नागरिकता स्वतः रूप से समाप्त हो जाएगी। यदि कोई विदेश में यहाँ की नागरिकता छोड़े, यदि विदेश में रह के वहां की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। जो अनुच्छेद 10 है, उसमें कहते हैं कि नागरिकता का बना रहे, नागरिक कैसे रहेगा, कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता है या माता मही, पितामही मतलब दादा दादी या नाना नानी, यदि कोई भी या वो खुद कहीं यहाँ पे जन्मा है और भारत की संसद के अधीन जो नागरिकता के प्रावधान है उसको फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 11, जिसमें बताया गया कि संसद के तहत जो भारत की नागरिकता को डिसाइड किया गया है कि संसद समय समय पे जो उसको समय लगेगा, जैसे आपको याद होगा 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, उसके बाद अभी आपने देखा वर्ष 2019 में सीए और एनआरसी पे मुद्दा पे भारत की संसद ने कानून बनाया। तो भारत की संसद समय समय पे नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 11 भारत संविधान के तहत संसद को पावर देता है कि वो समय समय पे नागरिकता का अवलोकन करे तथा समय समय पर जो स्थितियां हैं उसके प्रासंगिक रूप से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकता के पहलुओं पे चर्चा करते हुए नागरिकता के लिए कानून बना सके, जिससे लोगों को दिक्कतें का सामना न करना पड़े। तो ये रहे आपके भाग 1 के बारे में आज हमने चर्चा की पूरा, और भाग 2 नागरिकता के बारे में। कल भाग 3 पे चर्चा करेंगे, जो मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आते हैं, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं कि आपको सारी स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, जो सारे हैं फंडामेंटल राइट्स वो आते हैं। और इसी में जो अनुच्छेद 32 जो आपका होता है संवैधानिक उपचारों का तंत्र जिसको कहा जाता है, जिसको BR अम्बेडकर जी ने आत्मा कहा है संविधान की, तो अनुच्छेद 32 भी वही है जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और अनुच्छेद 226 जिसमें हाई कोर्ट के तहत हम अपने रिट जारी कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज जिसमें 5 तरह की रेट भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और गारंटो रेट आती है, ये सारी रेटें आपको बताएंगे। सारी चीजें लाइन से चलेंगी। कल आपका मूल अधिकार पे चर्चा होगी। तो चलिए, तब तक कल मुलाकात होगी आप सबसे। धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।